हाय गुड इवनिंग मेरे सभी डिप्लोमा होल्डर एंड बी होल्डर सभी को मेरा नमस्कार। और जो भी जॉब में है उनको भी नमस्कार, और जो जॉब में लगने वाले हैं या उनको जॉब मिलनी है उनको भी सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। और आज का ये जो सेशन है ये स्पेसिफिकली वीडियो जो है मैं रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। तो एक व्यूवर है मेरे, उन्होंने एक रिक्वेस्ट किया था, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उनके लिए। ठीक है। तो अब इसमें ये है कि आज का ये जो स्पेशल टॉपिक है ये प्योरली मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऊपर ही बता रहा हूँ। ठीक है। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये एक ऐसा ब्रांच है, मैं इसका बहुत ज़्यादा कोई तारीफ भी नहीं करने वाला हूँ और ना कोई इसकी बहुत नेगेटिविटी है, कुछ नहीं। एक जो सामाजिक, आप सोशल देखो, प्रोफेशनल देखो, ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे देखो, तो ये एक ऐसा ब्रांच है जिसको हर जगह मोमेंट मिलता है, मोमेंटम इनका अच्छा है। ठीक है। सैलरी के रिस्पेक्ट में मत देखो, उस बेस पे तो देखो ही मत इसको, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, ग्रोथ डजेंट मीन बाय सैलरी। ग्रोथ को सैलरी से कभी मत आको। ग्रोथ मतलब बहुत सारे पैरामीटर पे निर्भर करता है, जो कि मैंने अपने कई वीडियो में बताया। आप वहाँ पे देखिए, सुनिए, फिर आपको समझ में आएगी बात। ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग एक ऐसा ब्रांच रहा हुआ है सदियों से, जब से इंजीनियरिंग चली है, और आने वाले समय में भी चलेगी, क्योंकि मैकेनाइजेशन जो है वो तो आपका हमेशा रहने वाला है। ऑटोमेशन इज़ द पार्ट ऑफ दैट मैकेनाइजेशन, और सॉफ्टवेयर जो आते हैं उन्हीं सभी मैकेनाइजेशन को, मैकेनिकल टर्म्स को ऑटो कंट्रोल करके चलाने के लिए होती है। तो इसीलिए सॉफ्टवेयर और मैकेनिकल में यही फ़र्क है कि मैकेनिकल जो मूवमेंट है, जो हम पहले ऑर्नामेंटल स्टाइल में जो मैकेनिकल की चीज़ें, मैकेनाइजेशन और मैकेनिज्म के थ्रू जो हम चीज़ों को रन करते थे, आज उन्हीं चीज़ों को रन करने के लिए सॉफ्टवेयर ने उनके कंट्रोल्स लिए हैं सिर्फ। ठीक है। सिर्फ कंट्रोल्स लिया हुआ है, उसको ऑपरेट करने के लिए, खुद ऑपरेट नहीं हो जाएगा। ठीक है। तो इसके लिए जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग है वो एवरग्रीन है, सदाबहार है, वो चलते ही रहने वाला है, नेवर एंडलेस। और दूसरा एक सिविल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल भी है, ये सब एंडलेस हैं। ये जब तक धरती चलेगी ना तब तक ये इंजीनियरिंग की टेक्नोलॉजी ये सब चलने वाली है। कंप्यूटर साइंस चलेगा, आईटी चलेगा, सब चलेगा, क्योंकि भाई इंजीनियरिंग से ही साइंस इतना आ गया है, तो आगे और जितना जाएगा वो इंजीनियरिंग से ही चलने वाला है सब चीज़। तो इसलिए इंजीनियरिंग को नेगेटिव उसमें देखना ही नहीं, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, कंप्यूटर साइंस हो, सॉफ्टवेयर हो, जो भी हो, सब अपने अपने उसमें उस्ताद ही हैं। बस फ़र्क सिर्फ ये है, मार्केट वैल्यूज़ की बात होती है, एप्लीकेशन की बात होती है, और सैलरी की बात होती है, और जॉब चेंज भी मैटर करता है। ठीक है। तो पिछले कुछ वीडियोस में मैंने तो आपको क्लियर कट बताए हैं कि इंडस्ट्री में जॉब चेंज का क्या कल्चर है, सॉफ्टवेयर फील्ड में जॉब कल्चर कैसा है चेंज करने का। सबकी अपनी अपनी फिलॉसफी है और अपनी अपनी सबकी लुगाई सिस्टम चलती है। ठीक है। तो वो एक अलग ही चीज़ है, छोड़ दो उनको भी। बस मेरा खाली कोर कंसंट्रेशन आज यही है कि व्हाट इज़ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के पास एप्लीकेशन बहुत हैं, जॉब बहुत हैं उसमें। बस यही है कि सही जगह पे ढूंढने की ज़रूरत है, सही रेफरेंस की ज़रूरत है, सही कंसल्टेशन की ज़रूरत है। नहीं तो इसमें जॉब की कमी तो एकदम नहीं पड़ने वाली है, और आगे भी नहीं कमी पड़ेगी भी नहीं। ठीक है। इट्स अ एवरग्रीन ब्रांच, होना ही होना है कहीं ना कहीं। ठीक है। बस यही फ़र्क है कि लोग सैलरी से कंपेयर करते हैं, तो वो एक तकलीफ़ की बात हो जाती है। लेकिन अगर आपको कंसिस्टेंट जॉब करनी है, आराम से जॉब करनी है और चलाते रहनी लाइफ, तो ठीक है। इसमें एक चीज़ है कि आपका ग्राफ बिगड़ता नहीं है। अगर आपकी एक ग्रोथ है तो चलो ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ नहीं है, लेकिन फिर भी आपका घाटों पे रोड कैसे बनाए रहते हैं, एक सीक्वेंस में ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, तो वो भी चलती है। ठीक है। अगर किसी को नहीं ज़रूरत से ज़्यादा ज़रूरत है तो वो उनकी कंसिस्टेंट ग्रेजुअल इंक्रीमेंट भी अच्छा है उनकी लाइफ का। तो वो सब जिगजैग लाइफ देखने से बेटर है कि ये आप एक्सेप्ट कर लो इस चीज़ को। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं, सेक्टर्स मैंने बहुत सारे पहले भी बता चुका हूँ, फिर से मैं थोड़े बहुत बता देता हूँ। जैसे एक्सट्रीम केसेस में अगर हाईली मैकेनाइजेशन, अगर मैकेनिकल का देखने जाए तो ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत ही वंडर एकदम है। पावर सेक्टर उससे भी बड़ा वंडर केस है। उसके बाद हेल्थ केयर सेक्टर में तो दिन ब दिन रिक्वायरमेंट बढ़ती चली जा रही, तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की रिक्वायरमेंट हेल्थ केयर में बहुत ज़्यादा होती चली जा रही है। वो भी है केमिकल इंजीनियरिंग, रिफाइनरी, पेट्रोकेमिकल्स, ग्लास कंपनी, मोल्डिंग कंपनी, प्लास्टिक इंजेक्शन, मतलब जो भी प्रोडक्ट आपके घरों में दिख रहे हैं ना,
वो सारे रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ में मैकेनिकल इंजीनियर इज़ अ वन कॉमन, और उनकी संख्या भी ज़्यादा है कंपेरेटिव टू अदर इंजीनियरिंग। जहाँ पे किसी एक इंडस्ट्री में, चाहे कोई भी इंडस्ट्री पकड़ लो, वहाँ आईटी के अगर दो ही चार एम्प्लॉय होंगे ना, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के 40 50 100 200 भी हो सकते हैं, डिपेंड ऑन इंडस्ट्री कंडीशन और उनका कितना लार्ज स्केल पे मैन्युफैक्चरिंग है उसके ऊपर। लेकिन 30 to 40 टाइम्स इंजीनियर्स ज़्यादा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के ही आपको मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि आईटी वालों को तो मैंने आपको बताया, उनको तो दिमाग से काम करना है, तो वो उनके दिमाग के थ्रू ही कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में सारी चीज़ों को कंट्रोल कर लेते हैं। तो पूरे प्लांट की मैकेनाइजेशन रोबोटिक्स ऑटोमेशन को वन बेस स्टेशन से भी ऑपरेट कर सकते हो आप। ठीक है, लेकिन जो अदर एक्टिविटी है, प्रोडक्शन को हैंडल करना, असेंबली को हैंडल करना, इंस्पेक्शन है, टेस्टिंग है, ये सब चीज़ों के लिए तो आपको इंजीनियर चाहिए। ठीक है, तो वो सब इंजीनियर्स जो रहेंगे वो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल बेस के ही ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे काम करते हैं, उन सब लाइनों पे, उन सब जगहों पे। तो इसीलिए बोलते हैं ना कि सैलरी डिवाइड हो जाती है। अब आईटी का सपोज बजट है कंपनी के पास 25 50 लाख का। ठीक है, उन्होंने 3 एम्प्लॉय रख लिया, सपोज करो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन पकड़ो, 22 23 लाख तीनों को मिल गया, मज़ा कर रहे हैं। अब मान लो प्रोडक्शन के लिए उन्होंने 2 करोड़ का बजट रखा हुआ है, तो 2 करोड़ बजट में वो अगर सोचेंगे कि चलो मैं 50 50 लाख के 4 इंजीनियर ही रख लूँ, लेकिन प्रोडक्शन में, असेंबली में, टेस्टिंग में इतने काम रहते हैं, इतने काम रहते हैं, वहाँ पे इतना वर्क रहता है कि वो 4 लोग हैंडल ही नहीं कर पाएंगे। एटलीस्ट वहाँ पे 30 40 लोग उनको चाहिए ही चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर आपकी सैलरी डिवाइड हो जाएगी, जितने ज़्यादा एम्प्लॉय उतनी सैलरी डिवाइड हो जाएगी, डिविडेंड तो वैसे ही बनेगा। तो ये चीज़ ही मैटर करती है। लेकिन जॉब, जो नंबर ऑफ जॉब्स रहते हैं वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं इनके केस में। ठीक है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए अब जो सब्जेक्ट वाइज अगर हम जाए, सब्जेक्ट वाइज अगर जाएँ, तो अगर हम पावर सेक्टर की बात करते हैं, तो पावर सेक्टर में देखिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल काफ़ी संख्या में इंजीनियर्स होते हैं उनके पास। तो उन्हें क्या करना है, इंटरव्यू की तैयारी क्या करनी है, कैसे करनी है, पावर सेक्टर का आप एप्लीकेशन पढ़ो गूगल में जा कर के। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें तो देखेंगे, तो आपको थर्मल बेस ज़्यादा मिलेगा, आपको थर्मल और फ्लूइड मैकेनिक्स और मशीन डिज़ाइन। चलो डिज़ाइन का मैटर उतना नहीं करेगा, क्योंकि आजकल मोस्टली इंडस्ट्री डिज़ाइन का काम जो है बाहर थर्ड पार्टी से ही करवा रही है। बहुत कम ही लोग डिज़ाइन खुद का रखते हैं, खुद का करते हैं। नहीं तो आजकल थर्ड पार्टी का कल्चर चल रहा है, लोग डिज़ाइन थर्ड पार्टी से ले लेते हैं, क्योंकि सोचते हैं डिज़ाइन के लिए 2 4 एम्प्लॉय रखेंगे तो उसमें प्रॉब्लम कब होती पता है। आज डिज़ाइन इंजीनियर, चलो ठीक है, साल 2 साल उसके दिमाग में क्रिएटिविटी है, कुछ अच्छे से डिज़ाइन बना लिया, 2 साल 3 साल के बाद उसके पास क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाती है। तो इंडस्ट्री क्या करेगी कि भाई ठीक है, इनकी क्रिएटिविटी अभी नहीं दिख रही है, चलो दूसरा रिसोर्स आउट करो। तो फिर उनके लिए फिर वो पुशअप के लिए रडार लगा देंगे, भाई कब ये जॉब छोड़ के जाए, फिर हम दूसरा डिज़ाइनर बुलाएं। तो इन सब चीज़ों से भी इंडस्ट्री और जो फील्ड है वो उठने लगा है। तो उन्होंने क्या सोचा है, थर्ड पार्टी को कंसल्ट कर लेते हैं। तो वो लोग फिर धीरे धीरे क्या किए, थर्ड पार्टी की तरफ मूव कर गए। तो थर्ड पार्टी क्या करती है, मार्केट में 50 थर्ड पार्टी, वो लोग क्या करते हैं, उनके 2 4 सॉफ्टवेयर वाले प्रोग्रामर, एक आधा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रख लेते हैं, और यही सब काम वो उनसे करवा लेते हैं, डिज़ाइन वगैरह ले करके ये लोग डायरेक्टली अपना लॉन्च करके अपने बाकी चीज़ों पे ध्यान देने लग जाते हैं। ठीक है, कुछ कुछ कंपनियां हैं जो खुद का डिज़ाइन रखती हैं, जैसे अब ऑटो सेक्टर में इंजन बनाने का काम उनको है, तो भाई उनका खुद का डिज़ाइनर, थर्ड पार्टी से लेंगे तो उनको नहीं होगा। लेकिन कुछ कुछ फील्ड ऐसे हैं जहाँ पर वो डाई डिज़ाइन है, मोल्ड डिज़ाइन है, जिग फिक्सर डिज़ाइन है, खुद नहीं करते हैं, थर्ड पार्टी से बनवा के ले लेते हैं और काम करते रहते हैं। हेल्थ केयर में भी है, डाई पंच वगैरह है तो थर्ड पार्टी से ही बनता है। ये हेल्थ केयर सेक्टर में डिज़ाइन नहीं की जाती किसी भी इक्विपमेंट के किसी भी चेंज पार्ट के लिए, चाहे वो टैबलेट की डाई पंच हो, चाहे कैप्सूल की डाई पंच हो, चाहे इंजेक्शन की डाई पंच हो, जो भी हो, सब थर्ड पार्टी से ही बनवा के ले लिया जाता है डायरेक्टली। बस लाओ, यूज़ करो, चालू करो प्रोडक्शन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती रहती हैं। तो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के लिए जो इन सब चीज़ों का है स्कोप बहुत ही वास्ट हो गया, वास्ट तो है और पहले से भी ज़्यादा वास्ट है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, कंज्यूमर बढ़ रहे हैं, प्रोडक्ट का कंजप्शन बढ़ रहा है ना, तो धीरे धीरे इंडस्ट्रीज़ भी ओपनिंग होती चली जा रही है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ते चले जा रहे हैं। ये खाली बीच के जो 1 साल डिस्टर्ब हुए इनको छोड़ दो ना, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। और अपने इंडिया में इंजीनियरिंग कॉलेज इतनी संख्या में बढ़ चुके हैं ना कि हर साल लाखों इंजीनियर तो निकल रहे हैं, लेकिन जॉब लाखों कहाँ हो रही हैं। अरे आज मैं भी जिस जॉब में पढ़ा हूँ, आज पिछले 5 6 साल से मैं एक ही जॉब में हूँ।
तो अब बताओ मेरी जगह पे कौन आ रहा है जॉब के लिए? कोई नहीं आ रहा है, सिंपल सी बात है ना। तो इस तरीके से अगर आप देखने जाओ तो हर साल लाखों इंजीनियर तो निकल रहे हैं, लेकिन जॉब कहाँ रह गई मार्केट में? तो जॉब पाना भी नसीब पे ही चला गया है। चलो ठीक है, मैं वो सब टॉपिक पे नहीं जाऊंगा, उसमें कोई मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूँ उन सब बारे में। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ये स्कोप बता रहा हूँ कि मैकेनिकल एक एवरग्रीन ब्रांच है, हर जगह इनका एप्लीकेशन है। कुछ नहीं है तो खुद के सर्विसेज, खुद के बिजनेस, खुद को मल्टीपल ऑप्शन है इनके पास, कुछ भी कर सकते हैं। बस करने का आपका एगर होना चाहिए, आपके अंदर रिसोर्सेस होने चाहिए। थोड़ी बहुत कुछ कुछ कामों के लिए फाइनेंस की ज़रूरत है, तो फाइनेंस कैसे इकट्ठा करना है वो भी आपको खुद ही सोच लेना है। तो पावर सेक्टर, ऑटोमोबाइल हो, ग्लास, मोल्डिंग, हेल्थ केयर, गारमेंट, टेक्सटाइल वगैरह जितने टाइप की इंडस्ट्रीज है, रिफाइनरी हैं, केमिकल्स हैं, फिर बहुत सारी कंपनी ऐसी भी हैं जो अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट के उनका मार्केट में आते हैं, तो वैसे भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ भी हैं, वहाँ भी मैकेनिकल इंजीनियर, क्योंकि जहाँ जहाँ मशीन है वहाँ मैकेनिकल इंजीनियर लगना ही लगना है। उनके बिना काम नहीं चलना है, चाहे वो मेंटेनेंस हो चाहे प्रोडक्शन हो, मशीन सेटिंग हो, सभी में उनको चाहिए रहते हैं। बस बाकायदा ये है कि सेक्टर वाइज आप स्टडी करें। अगर आपने बी या डिप्लोमा ख़त्म होने के एक साल पहले ही आप थोड़ा सा निर्णय ये ले लो कि मुझे किस सेक्टर में जाना है, वो सेक्टर का डिसीजन आप पहले से ले लोगे तो बेहतर होगा। क्योंकि हम लोग हमारे टाइम पे क्या वो सब निर्णय नहीं लिए थे ना, तो हमारे 1 से 1.5 साल खराब ही हुए थे शुरुआत में। क्योंकि हम बाद में सोचने बैठे कि क्या करें क्या नहीं करें, किस सेक्टर में जाए किस में न जाए, यही सब सोचने सोचने में साल भर खराब कर दिए थे। तो आज मैं वही सब गाइड आप लोगों को दे रहा हूँ कि आप लोग एडवांस में ही सोच के रख लो कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो जिन्होंने अगर पावर सेक्टर में जाने का अपना ईगर बना लिया है, अपना एम्बिशन कर लिया है, ड्रीम कर लिया है, तो वो लोग 3rd और 4th ईयर में ही अपने पावर प्लांट के सब्जेक्ट, पावर प्लांट इंजीनियरिंग, स्टीम इंजीनियरिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स का खासा ध्यान रखिए और फ्लूइड पावर का भी ध्यान रखिए, क्योंकि ये चीज़ें मस्ट इम्पॉर्टेंट है और आपको काम में आएंगी। वहाँ पे आपको लर्निंग भी मिलेगा, सीखने को मिलेगा, और अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप जल्दी से जल्दी उन सब कामों को कर सकेंगे। यूटिलिटीज़ में बहुत फ़ायदा मिलता है थर्मल का और फ्लूइड मैकेनिक्स का। और अगर आप किसी डिज़ाइन बेस्ड कंपनी में जाते हो जो खाली डिज़ाइन ओरिएंटेड उनका बिजनेस है या उनका प्रोडक्शन है, तो उसके लिए आपको मेटलर्जिकल साइंस, मशीन डिज़ाइन के सब्जेक्ट्स का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर में जा रहे हो तो आपको ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट का बहुत ही थॉरो नॉलेज चाहिए और मशीन डिज़ाइन का भी थॉरो नॉलेज चाहिए, इंक्लूडिंग मेटलर्जी, मेटलर्जी साइंस का। क्योंकि ऑटो में मटेरियल साइंस इतना स्ट्रांग होता है ना कि आपको वहाँ पे मटेरियल बहुत जज करनी पड़ती। क्यों? क्योंकि ऑटोमोबाइल में भी अब धीरे धीरे सबका यही हो गया है एडवांटेज कि कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए। तो आपको डिज़ाइन और मेटलर्जी का बहुत बेटर कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है कि किस मटेरियल को कहाँ पे यूज़ करें कि उसका डिज़ाइन एस्पेक्ट भी सही रहे, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी मेंटेन रहे, और कल को वो प्रोडक्ट किसी दूसरे प्रोडक्ट को नुकसान न पहुँचाए। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रख करके इस तरह से पढ़ाई हमको करनी चाहिए। अब अगर आप किसी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी की कंपनी में जा रहे हो, जो लोग मोल्डिंग है, इंजेक्शन है, प्लास्टिक का काम करते हैं या कास्टिंग का करते हैं, तो उसके लिए आपका मशीन टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो सब्जेक्ट है, लेकिन यहाँ पे भी आपको डिज़ाइन और मटेरियल साइंस का कॉम्बिनेशन लगना ही लगना है, क्योंकि उसकी भी तो डिज़ाइन आपको बनानी है। डाई की डिज़ाइन बनाएंगे, कास्टिंग का लिक्विड तैयार करेंगे, फिर कितना उसका मोल्टन का फ्लो होना चाहिए, कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, कितना क्वांटिटी होना चाहिए, और उसका बॉइलिंग जो करोगे वो अलग, फिर मोल्टन जो मेटल है उसकी कूलिंग टेम्परेचर कब होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए कि मटेरियल का स्ट्रेंथ अच्छा रहे। तो यहाँ पे भी आपको मशीन डिज़ाइन और मटेरियल साइंस का कॉम्बिनेशन का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पे आप इजीली ग्रिप पा सकोगे जॉब के बाद। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग की बात करें, गारमेंट्स की बात करें, तो वहाँ पे भी मैकेनाइजेशन बहुत है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की अच्छी ज़रूरत है। और वहाँ पे चलो ठीक है, वहाँ कपड़े की बात आ जाती है तो कपड़े का मटेरियल साइंस बहुत अलग रहता है, इंजीनियरिंग के मटेरियल साइंस से उसका मतलब नहीं है, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ा सा एक्सेप्शनल हो जाती है। फिर प्लास्टिक इंडस्ट्री में जाओ तो वहाँ भी मटेरियल साइंस का, क्योंकि प्लास्टिक फिर आपका क्या है, प्लास्टिक पूरा एक अलग से ही इंजीनियरिंग ही हो जाती है वहाँ पे। तो मिला जुला के अगर आप देखने जाओ तो जब आप इंजीनियरिंग रिलेटेड कंपनी में जा रहे हो जहाँ इंजीनियरिंग रिलेटेड वर्क है, तो वहाँ पे आपका मशीन डिज़ाइन बहुत मैटर करेगा और मटेरियल साइंस बहुत मैटर करेगा आपका। बाकी सब्जेक्टों की मैं बात नहीं करूँगा वहाँ पे, ठीक है ना। और आपका मैकेनिज्म, थियोरी ऑफ मशीन वगैरह जो रहेगा वो आपको अच्छे से पढ़ के लेना है और उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करना है आपको। पावर सेक्टर का तो मैंने बता दिया, थर्मल,
रेफ्रिजरेशन, एयर कंडीशनिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड पावर, ये चारों चीज़ें आपकी बहुत अच्छी से तैयारी होनी चाहिए, इनके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए आपके, तो ही आप उसमें अच्छा कर पाओगे, अच्छा ग्रोथ मिलेगा, अच्छा काम कर पाओगे आप, ठीक है। केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो केमिकल इंडस्ट्री में भी मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल के भरपूर एम्प्लॉय हैं, काफ़ी अच्छे तक रहते हैं, और केमिकल के तो रहते ही रहते हैं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के भी भरपूर एम्प्लॉय होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे भी केमिकल इंजीनियरिंग में भी पाइपिंग इतनी ज़्यादा होती है कि आपको पाइपिंग सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, पाइपिंग की डिज़ाइन कैसे करनी है। और यहाँ पे पाइपिंग के लिए आपको फ्लूइड मैकेनिक्स फिर से सबसे प्राइम रोल पे आ जाएगा, कि आपको कहाँ पे पाइप में कितनी बेंड देनी है, कहाँ कहाँ पे जॉइंट्स होने चाहिए, कितने जॉइंट से आपका स्ट्रेस रिड्यूस हो रहा है, कितने जॉइंट से आपका स्ट्रेस बढ़ रहा है, बेंड का एंगल रखने से आपका स्ट्रेस बढ़ा या कम हुआ, फिर डिस्चार्ज कितना है, फ्लूइड का प्रॉपर्टी क्या है। तो यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड पावर की बहुत ज़रूरत आपको पड़ेगी। और थर्मल तो रहेगा, क्योंकि हर एक पाइप से कोई ना कोई फ्लूइड तो पास होगा, चाहे स्टीम पास होगा, केमिकल पास होगा, कुछ तो होगा, ऐसे तो पाइप लगा नहीं रहे घर का पानी भरने के लिए। तो वहाँ पे भी आपको थर्मल, फ्लूइड मैकेनिक्स, केमिकल से रिलेटेड और मेटलर्जिकल साइंस फिर से यहाँ काम आएगा आपको। तो यहाँ पे भी आपको मटेरियल साइंस का अच्छा नॉलेज है, क्योंकि पाइपिंग ऐसी एक चीज़ है ना, कि अलग अलग केमिकल के लिए आपको अलग अलग तरीके की पाइपिंग की मटेरियल यूज़ होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही पाइप आप हर एक केमिकल, स्टीम और एयर के लिए आप यूज़ कर लो, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, वो बिगड़ जाएगा मैटर। तो यहाँ पे भी आपको मटेरियल साइंस का कॉम्बिनेशन मशीन डिज़ाइन के साथ, पाइपिंग डिज़ाइन के साथ आपको लेना ही है। फ्लूइड पावर, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मल के साथ में बड़ा कॉम्बिनेशन हो जाता है केमिकल में। और यही जो केमिकल वाला जो एप्लीकेशन है ना, सेम ये आपको रिफाइनरी में भी काम आने वाला है। तो रिफाइनरी के लिए भी यही जो सब्जेक्ट हैं केमिकल वाले, वो सारे के सारे आप कॉपी पेस्ट करके पढ़ लो उनको, उसमें अलग से कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। कुछ कोर सेक्टर रह गए, जैसे कि मरीन इंजीनियरिंग। अब चलो, मरीन इंजीनियरिंग तो समुद्री रिलेटेड है, वहाँ शिप पे काम है, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल फिर से फेज में रहेंगे, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है ही है, वो सब रहते हैं। लेकिन मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के एम्प्लॉय ज़्यादा संख्या में रहते हैं। तो वहाँ तो आपको पता है कि सारा का सारा डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे पूरी जहाज़ चलेगी, इलेक्ट्रिसिटी तो वहाँ रहती नहीं है। तो वो सब जो जनरेशन है, तो उसके लिए आपको वापस से आपका वही सब आ जाएगा। और शिप डिज़ाइन में, और शिप जो बनाई जाती है, तो उस टाइम पे आपको ये सब चीज़ें, मटेरियल साइंस फिर से काम आएगा, मशीन डिज़ाइन फिर से काम आएगा। और जब आप ऑफ शोर पे रहते हैं, जब शिप के अंदर रहेंगे, जब शिप समुंदर पे रहेगी, तो उस टाइम पे आपका हीट ट्रांसफ़र, हीट इंजन का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, आपका इंजन रिलेटेड नॉलेज अच्छा होना चाहिए, मैकेनिज़्म पे नॉलेज अच्छा होना चाहिए, क्योंकि आपको जब रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए आप जब शिप में जाएंगे, तो वहाँ पे आपको ये सब चीज़ें काम में आएंगी आपको, ठीक है। तो ये सब मिला जुला करके अगर आप देखने जाओ, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत स्कोप है। इलेक्ट्रिकल का तो जो काम है, चलो उनको इलेक्ट्रिकल की चीज़ों को तो कोर सब्जेक्ट तो देखने ही देखने, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन में आपका जो पावर सर्किट है, ये है, वो है, फिर इलेक्ट्रिकल की लाइन है, इलेक्ट्रिकल की केबलिंग है, इलेक्ट्रिकल का रेक्टिफिकेशन है, रेजिस्टेंस है, अर्थिंग है, बहुत सारे टर्म्स इलेक्ट्रिकल के हैं। तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को वो सब चीज़ें वहाँ पे देखनी रहती है। तो अगर मैं ओवरऑल बात कहूँ, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी वास्ट, बहुत वाइटल रोल है हर एक इंडस्ट्रीज़ में। ग्रोथ को कंपेयर न करें आईटी सेक्टर वालों से, उनको जाने दीजिए, क्योंकि हर कोई आईटी सेक्टर में जा नहीं सकता। इसके लिए आप अपने सेक्टरों पे ध्यान दीजिए, और जिनको जिस इंडस्ट्री में जॉब मिल रही है उसको अच्छे से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सभी अपनी जगह पे ठीक है। बस ये कि जब एक बार आपकी जॉब लग गई, तो उसके बाद आपको ही निर्णय लेना है कि उसको कैसे चलाना है, कैसे स्विच करना है, कैसे चेंज करना है जॉब को, सारी चीज़ें आपके ऊपर है। हाँ, जब तक जॉब नहीं मिला तब तक कोई फील्ड अच्छा नहीं है, चाहे वो भले कंप्यूटर हो, चाहे इलेक्ट्रिकल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे सिविल हो, चाहे इंस्ट्रूमेंटेशन हो, इवन दो मैकेनिकल ही क्यों ना हो, जॉब जब तक आपको नहीं मिलती है तब तक सारे फील्ड बेकार हैं। और मिल गई, तो जो मिली है वही सबसे बेस्ट है। यू हैव टू कंटिन्यू, आप कंटिन्यू उसको करो, ज़्यादा दिमाग लगाने की वहाँ ज़रूरत नहीं है। मैंने अभी फिर से बताया कि एक ही जगह पे सब के सब नहीं जा सकते, इसके लिए सब डिवाइड है। तो जिसको जहाँ जैसा अपॉर्चुनिटी मिलता है, अपना फ्यूचर वहाँ पे देख लेता है, ठीक है। तो वीडियो भले ठीक है, 20 मिनट हो गया। मेरे एक रिक्वेस्ट व्यूवर ने कहा था कि वीडियो बड़ा रहेगा, चलेगा, लेकिन ठीक है, तो इसलिए मैंने ये जो वीडियो बनाई है, तो इसीलिए बनाई है मैंने। तो अब और कुछ तो जानकारी तो इसके अलावा शेष बची नहीं है, इम्पोर्टेंट जितना था उतना बता दिया। और कितने, लगभग सभी फील्ड के तो ऑलमोस्ट हो ही गए हैं। इसके अलावा कोई फील्ड बचा होगा तो अब ठीक है, एट ए टाइम याद तो नहीं आएगा,
अब कोई स्पेसिफिकली कुछ पूछेगा तो मैं उसके लिए बता पाऊंगा उसके लिए। नहीं तो जितने मैंने कोर सेक्टर मोटे मोटे बताए हैं, मोस्टली जॉब तो इन्हीं में चलने वाली है और इसी में ही ज़्यादातर लोग हैं जॉब में। ठीक है। तो इसके अलावा अगर कोई सेक्टर छूटा है, किसी को उस सेक्टर से रिलेटेड कुछ जानकारी चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा, उसके लिए कोई इशू नहीं है, मैं चाहिए तो वीडियो भी बना दूंगा। बट बाकायदा का आप मुझे रिक्वेस्ट डाल दीजिए, मेरे कमेंट्स कर देंगे तो वहाँ से मैं पढ़ करके कर दूंगा कंपाइल उसको। ठीक है। तो जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उनको थैंक यू। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा एक 20 मिनट का एक लेक्चर, जो कि फर्स्ट वीडियो जो मेरा 20 मिनट क्रॉस किया है, तो थोड़ा सा लग रहा है कि ज़्यादा ही हो गया। ठीक है, चलो, उनके कहने पे किया, अच्छा लगा मुझे बनाया। एटलीस्ट ही शैल बी हैप्पी, उनको अच्छा लगा है तो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। ठीक है। तो और कुछ अगर शेष जानकारी रह गई हो जो मैं नहीं बता पाया, जो मुझे नहीं याद आ रहा है, तो आप पूछिएगा बाद में, मैं अलग से आपको फिर से कंसल्ट करके बता दूंगा। ठीक है। तो चलिए फिर चलते हैं। गुड नाइट सभी डिप्लोमा होल्डर, बी होल्डर स्टूडेंट। जो जॉब में लगे हैं उनको भी नमस्कार, और जो जॉब में लगने वाले हों उनको भी मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।